बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और दरूद व सलाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक पे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डिफरेंट शेल्स के अंदर मूव करते हैं। उसमें हम पहला जो शेल होता है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, डैट इज़ फर्स्ट शेल, फिर सेकंड, इसी तरीके से थर्ड एंड सो ऑन। तो जो आखिरी शेल होता है, चाहे वो दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे पहला हो, तो उस आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स में से किसी भी एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली जब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी की मिकदार जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़रूरी होती है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the gaseous isolated atom to form an ion is called ionization energy। कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो जितनी एनर्जी आपको चाहिए उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम का एटम था मैं उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया और जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है वो 737 kg पर मोल। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और Na प्लस आता है तो आपको 496 kg पर मोल एनर्जी चाहिए होगी। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, डैट इज़ नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि वाई आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैंने डेफिनेशन के अंदर ये लफ्ज़ यूज़ किया है कि एटम गैसियस और आइसोलेटेड होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि गैसियस फेज़ के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 फेज़ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो सबसे जो कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है वो आपके पास गैसियस में होता है। मीन हम जब भी किसी अगर कोई सॉलिड स्टेट में हमारे पास एटम है तो हम उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मज़ीद हीट करेंगे तो वो गैसियस में कन्वर्ट होगा, मज़ीद हीट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा। इसका मतलब है हमने वो वाली एनर्जी काउंट नहीं करनी, हम सिर्फ वो एनर्जी काउंट करेंगे जो किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़रूरी होता है। तो डैट इज़ नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और गैसियस और आइसोलेटेड एटम होना चाहिए ताकि हम एग्जैक्ट एनर्जी मालूम कर सकें, क्योंकि गैसियस और आइसोलेटेड एटम के अंदर कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं होती। एंड द नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम का जो रेडियस है, साइज़ है, वो इफ़ेक्ट कर सकता है। न्यूक्लियर चार्ज या जिसको हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं वो इफ़ेक्ट कर सकता है। शील्डिंग इफ़ेक्ट कर सकता है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल इफ़ेक्ट कर सकता है। इसको हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपने देखनी है, डेट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द स्टेबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अच्छा, जब हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो मीन कि वो एटम स्टेबल है और एक एटम से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, आसानी से वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं, बिल्कुल इजीली थोड़ी सी एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन वहाँ से खींच लेते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो एटम इतना स्टेबल नहीं है बल्कि वो अनस्टेबल है। तो ये यहाँ पर MCQs हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ directly proportional to stability or inversely proportional to stability. So dear student, it is directly proportional to stability. If the ionization energy increases, the stability will also increase and the vice versa. And the next is there are कुछ some factors जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर हैं। उसमें सबसे पहला है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। इसका मतलब ये है कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर रेडियस कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अब हमने देखना है कि ये बात कैसे दुरुस्त है। दरमियान में न्यूक्लियस है, एक एटम का सिर्फ एक ही शेल है, और एक एटम मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, उसके हमारे पास दो शेल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो शेल वाला है इसका रेडियस ज़्यादा है, जो एक शेल वाला है इसका रेडियस कम है। तो जो दो शेल वाला है डेफिनेटली न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर है। इट्स मीन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है तो उसका मतलब है हम आसानी से वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर चूँकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन या न्यूक्लियस की पुल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा है, चूँकि साइज़ थोड़ा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, तो उसको वहाँ से रिमूव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इट्स मीन द आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अब नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हम बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आपने एक बात याद रखनी है कि साइज़ बढ़ता है। अब डेफिनेटली अगर साइज़ बढ़ेगा तो आपको पता है कि साइज़ बढ़ने से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। इट्स मीन कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने से मीन के दी ज़्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़े, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। एंड द नेक्स्ट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस की पुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जितनी ज़्यादा होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही हमारे लिए मुश्किल होगा और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इट्स मीन कि अगर न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, और न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम है। ये आपके सारे यहाँ पर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ताल्लुक है, किसके साथ, रेडियस के साथ, शील्डिंग इफेक्ट के साथ, और न्यूक्लियर चार्ज के साथ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। द नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। कि जो चौथा फैक्टर हमने पढ़ा है, एक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज, और चौथा फैक्टर था नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल और आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ताल्लुक है, ये आप सिंपल देख सकते हैं कि एस जो होता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद पी की होती है, उसके बाद डी की होती है, और उसके बाद एफ की होती है। इसको आप कैसे कर सकते हैं? अब अगर आप गौर करें तो एस की शेप जो होती है वो एक तो स्फेरिकल होती है, और पी की शेप, एस की शेप यूँ होती है स्फेरिकल, और पी की शेप आप जानते हैं कि डंबल होती है, और डी की शेप आप जानते हैं कि डबल डंबल होती है, और एफ की हमारे पास ट्रिपल डंबल या कम्प्लेक्स होती है। तो ये शेप पर डिपेंड करता है। जो एस है वो चूँकि स्फेरिकल है, न्यूक्लियस की पुल हर साइड पर उसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। मीन जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एस की सबसे ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एस में है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, पी में है तो थोड़ी देनी पड़ेगी, डी में है तो उससे भी थोड़ी, और एफ में है तो आप थोड़ी सी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक फैक्टर है डैट इज़ नॉन एज पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसको देख सकते हैं। इस पेनिट्रेशन इफेक्ट का भी इस जो नेचर ऑफ ऑर्बिटल है इसके साथ थोड़ा बहुत ताल्लुक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप उसको देख सकेंगे। नेक्स्ट इज द वेरिएशन इन द ऑफ एटॉमिक, सॉरी इट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो डे स्टूडेंट्स, वेरिएशन सिंपल, आप पीरियोडिक टेबल को अगर देखें तो इसके अंदर वही बात कि दो लाइंस होती हैं लेफ़्ट से राइट, जो हमारे पास जो लेफ़्ट से राइट लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं, ये उल्टा हो गया, लेफ़्ट से राइट जो लाइंस हमारे पास होती हैं उनको हम पीरियड्स बोल रहे होते हैं। ये लेफ़्ट से राइट जो लाइंस हैं इनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे हमारे पास लाइंस हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं जी, ग्रुप्स बोल रहे हैं। मीन ये वाली जो लाइंस हैं दीज आर नॉन एज ग्रुप्स, और अगर आप लेफ़्ट से राइट देख रहे हैं तो लेफ़्ट से राइट दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो ये हमारे पास पीरियड्स हैं, और जो ऊपर से नीचे लाइंस हैं वो हमारे पास क्या हैं, ग्रुप्स हैं। तो अगर हम सिंपल बात करें तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अगर हम
पीरियड्स के अंदर आते हैं तो पीरियड्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। तो इंक्रीज़ कैसे हो रही होती है, तो सबसे पहले आप रीज़न उसकी देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेफ़्ट से राइट पीरियड्स के अंदर इंक्रीज़ क्यों होती है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि न्यूक्लियस की अगर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ रही है तो डेफिनेटली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ टाइटली बॉन्ड, और जब टाइटली बॉन्ड है तो उसको वहाँ से निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब ज़रा गौर करेंगे तो अटामिक साइज डिक्रीजेस, इसकी कुछ रीजंस मैं बताने लगा हूँ। पहली बात है अटामिक साइज डिक्रीज होता है, तो आप गौर करेंगे अगर अटामिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रही है। जब अट्रैक्शन बढ़ रही है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है तो उसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ रही है। दूसरी बात है कि न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रही है। जब अट्रैक्शन बढ़ रही है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन को रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट है, तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा है। और तीसरी बात आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ शेल्स पर, और जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे होते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स कांस्टेंट होते हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल्स कांस्टेंट होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहेगा, और जब शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इसका जो है वो साइज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेन जो हमारे पास है वो ये दो फैक्टर हैं जो हम पहले वाले देख रहे हैं। ये दो फैक्टर डिसाइड करते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो लेफ़्ट से राइट जाते हुए क्या हो रही है जी, वो इंक्रीज़ हो रही है। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि एक्चुअली इन सारे फैक्टर का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रही है और वो टाइटली बॉन्ड हो रहा है, और अगर वो टाइटली बॉन्ड हो रहा है तो वहाँ से एनर्जी को निकालना मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट इज़ द अक्रॉस द, हम देख लेते हैं ग्रुप्स क्या होता है। तो ग्रुप्स आप जानते हैं कि दीज आर द टॉप से बॉटम जो हमारे पास लाइंस होती हैं ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। अब ग्रुप्स में जब हम आते हैं तो ग्रुप्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। इसमें भी आपने वही फैक्टर याद रखने कि इफ़ द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज द आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज एंड द वाइस वर्सा। अब चूंकि ऊपर से नीचे आते हुए कुछ रीजंस इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अटामिक साइज आप जानते हैं ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ रहा है। जब अटामिक साइज बढ़ रहा है तो उसका मतलब है न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो रही है। अट्रैक्शन कम हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस टाइटली बॉन्ड है, मीन उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, एनर्जी कम चाहिए होगी। दूसरा है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। और तीसरी बात शील्डिंग इफेक्ट, तो आप जानते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है वो डेफिनेटली कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है हमेशा कम होगी। ये यहाँ पे मैंने अगेन लिख दिया है कि इन सारे फैक्टर्स का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही, कम हो रही। जब अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड है और वहाँ से निकालना हमारे लिए आसान है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, इट्स मीन एनर्जी विल डिक्रीज। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि अलोंग द ग्रुप्स एनर्जी डिक्रीज होती है और अलोंग द पीरियड एनर्जी इंक्रीज होती है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? डेफिनेटली जब आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं वैलेंस शेल में से तो उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी आपको चाहिए होती है उसको हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सेम लाइक आप इसको तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं कि जब आप दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे। तो सेकेंड की एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मैग्नीशियम प्लस आयन है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पर ये Mg+1 है तो ये यहाँ पर इक्वेशन एक इलेक्ट्रॉन मैंने पहले निकला हुआ है, उसमें से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं निकालूंगा तो Mg+2 प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए होगी 1450 kg पर मोल। इट्स मीन जो पहले एनर्जी मुझे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए थी वो 738 kg पर मोल थी, लेकिन जो अब मुझे चाहिए डैट इज़ द
1450। आप गौर करेंगे कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी पहले से कहीं ज़्यादा है। मीन जो पहले हमें चाहिए थी वो बस जो थी वो 738 थी, जबकि ये जो है ये मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अच्छा क्यों चाहिए, मतलब आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ही मैंने रिमूव की है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो ये पहले से डबल हो गई है। पहले 738 थी, अब वो 1450 हो गई है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि वाई द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होती है, उसकी रीज़न क्या है। अब सेम इसी तरीके से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड से ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब आप Mg+ आइन यानी कि ऑलरेडी एक प्लस आइन है उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो आपको पता है कि पॉजिटिव आइन का साइज न्यूट्रल एटम से कम होता है। अब जब साइज़ कम होता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा है, और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए मुश्किल है। अब यूँ ही है कि अगर एक छोटा सा बच्चा जा रहा है, उसके हाथ में एक सेब हो और आप उससे सेब छीन लेते हैं, तो पहली दफ़ा तो आप सेब छीन लेंगे, वो बेचारा अपने ख्याल में होगा, आप उससे एप्पल छीन के भाग गए। अब दूसरी दफ़ा जब बच्चा, वही बच्चा, उसके हाथ में एप्पल होगा, वो आपको देखेगा, तो क्या वो आपको वैसे ही छीनने देगा जैसा कि आपने पहले छीना था? नो, बिल्कुल वो आप अपने सेब के ऊपर टाइटली बाउंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो दूसरी दफ़ा अगर आपने उससे एप्पल छीनना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से एक दफ़ा आपने एटम से इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, अब उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ चुकी है। अब वहाँ से जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन छीनने जाते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो दिस इज़ द वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ये मैंने रीज़न भी यहाँ पे लिख दी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द एप्लीकेशन, कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें पड़ी है, ऐसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, आखिर कौन से ऐसे यूजेस हैं इसके, या कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ द इंडेक्स ऑफ मेटालिक करेक्टर। जी क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इससे पहले देखें कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, आपको वैलेंसी ऑफ एलिमेंट के बारे में बताता है। रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल, आपको मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में बताता है। चलें इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि इंडेक्स ऑफ मेटालिक करेक्टर, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, ये हमें मेटालिक करेक्टर के बारे में बताती है। कैसे? डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए इंतहाई आसान होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना, दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लूजर। जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है तो उसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। तो हम यहाँ से अंदाज़ा ये लगाते हैं कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, मेटल्स हो जाएंगी। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, वो हमारे पास नॉन मेटल्स होंगी। तो ये भी आपके एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूजर होती हैं। मीन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो है तो वो मेटल्स हैं, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है तो वो मेटल्स नहीं है बल्कि नॉन मेटल्स हैं। और अगर इंटरमीडिएट है तो दीज आर मेटलाइट्स इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, कि चूँकि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मेटल्स की कम होती है और नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है। इट्स मीन इट इज़ इंडेक्स ऑफ मेटालिक करेक्टर। ये हमें मेटालिक करेक्टर के बारे में यहाँ पर ये बात बता रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज़ द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एटम की, कि वो कितने बांड बना सकता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। कि अब मिसाल के तौर पर मैं अगर मैग्नीशियम की बात करूँगा तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 है। इट्स मीन कि वो 2 बांड बना सकता है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है या 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम उससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और फिर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो 738 होती है, आप पढ़ चुके हैं। दूसरा निकालते हैं तो वो 1450 1450 होती है। और अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से निकालना चाहेंगे तो वो आएगा 777
30 kg पर मोल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अंदाज़ा ये लगाना है कि अगर दो आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान थोड़ा बहुत गैप है तो इट्स मीन कि उसकी वैलेंसी उतनी ही है। मसलन कि ये पहला इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, इन दोनों के लिए जो एनर्जी का गैप आ रहा था वो राउंड अबाउट डबल था। तो इसका मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब हमारे लिए फिजिबल है। और अगर मैं यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स देखें, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो एनर्जी है ये डबल, ट्रिपल, फोर्थ, फिफ्थ यानी कि 6-7 टाइम उससे ज़्यादा हो गई। इट्स मीन कि ये बहुत ज़्यादा गैप है। तो मीन मैग्नीशियम तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करना चाहता, ये सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो हम इसके डिफरेंस जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो वैलेंसी है वो उस एटम की कितनी है। तो हमने यहाँ से ये डिसाइड किया कि मैग्नीशियम की वैलेंसी जस्ट 2 है, क्योंकि अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए, मतलब 6-7 टाइम ज़्यादा चाहिए। उसका मतलब है कि ये तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करना चाहती। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं करना चाहती तो उसका मतलब ये हो गया कि इसकी तीसरी वैलेंसी नहीं होती, जस्ट इसकी 2 वैलेंसी ही होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है द रिएक्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स भी आप इसके ज़रिए डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो मेटल हमारे पास लेस रिएक्टिव है, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है तो मेटल हमारे पास क्या है जी, हाईली रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें आपने एक दो बातें आपको मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ कि आपके पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने ये सोचना है कि सबसे कम जो है लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किस एटम की है। दूसरा सवाल जो मैं आपके लिए आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है। ये आपने सर्च करना है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है और लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, और फिर आपने कमेंट्स में मुझे ये बात बतानी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।